नमस्कार, आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे आज अक्षय तृतीया पर, जहां पर अब सोने की कितनी खरीदारी हुई, इसके कुछ ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से कि यहां पर क्या है डिटेल्स। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी हल्की सी कमजोर हुई है। $80 का जो आंकड़ा है वो ब्रेंट होल्ड कर पाएगा या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे चार्ट्स पर। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, यहां पर भी मुनाफा वसूली के साथ इस हफ्ते की शुरुआत है। स्टील, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सभी में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर क्या है ट्रेंड्स, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कामा ज्वेलर्स के फाउंडर एंड एमडी कोलिन शाह। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। कोलिन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और बहुत ही वेरिंग डाइवर्सिफाइड नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं अक्षय तृतीया के वीकेंड के बाद। जीजेसी का कहना है कि 40% ज्यादा ज्वेलरी की बिकवाली हुई है। इसी के अलावा अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखें, जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं ऑफ कोर्स, उनका मानना है कि 18% का इजाफा हुआ है, जबकि इब्जा का मानना है कि जो एक्चुअल बुलियन है वो पिछले 3-4 दिन में 80% की गिरावट दिखाई है उसने पिछले साल के कंपैरिजन में। आई अंडरस्टैंड कि अभी भी बहुत जल्दी है ये असेस करना, सब नंबर्स शायद नहीं आए होते, लेकिन जिस तरह का ऑन ग्राउंड फील है, फुटफॉल्स हैं, जो आपकी विद इन इंडस्ट्री बातचीत हुई है, क्या लगते हैं ट्रेंड्स? थैंक्स मनीषा। सो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। जैसे आपने नंबर्स दिखाया, वॉल्यूम में लगभग जो मैंने रिटेलर से बात की है और जिस तरह से रिपोर्ट आया है वीकेंड के, अगेन अर्ली टू से, आज शाम तक नहीं तो कल तक एक्यूरेट नंबर्स आएंगे। बट फुटफॉल लास्ट ईयर अक्षय तृतीया से ज्यादा रहा था। फुटफॉल वॉल्यूम टर्म्स में देखो तो लगभग 5 to 10% हायर देन लास्ट ईयर, और वैल्यू टर्म्स में देखो तो 20-25% हायर देन लास्ट ईयर। अब जो बिका है ज्यादा वो है डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी और पोल्की ज्वेलरी। ये 3 कैटेगरी ने बहुत अच्छा आई वुड से डिमांड और सेल रहा। प्लेन गोल्ड में जैसे आपने पहले भी बताया, वॉल्यूम की थोड़ी गिरावट है, बट वैल्यू वाइज आप देखो तो लास्ट ईयर से बेटर। ओके, सो वैल्यू वाइज ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर सोने के भाव 50,000 के थे, इस बार 62,000 के देखने को मिले हैं, तो वैल्यू वाइज तो यहाँ पर बढ़त है ही। वॉल्यूम में शायद 5 से 10% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कॉलिन, इसके अलावा जिस तरह की खरीदारी फिलहाल यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या लोगों ने खरीदा है? क्या वो बार्स एंड कॉइन्स है, लाइट वेट ज्वेलरी है? डायमंड्स की हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम टिकट साइज एंड जस्ट अबाउट द साइज ऑफ इट देखें तो वो कैसा है? प्राइस लगभग जो बिकी है वो 25 से 50,000 में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। बिकॉज जैसे अक्षय तृतीया ऐसे कुछ सोना और डायमंड खरीदना है, तो वैसे वो सेंटिमेंट से स्पेंडिंग हुई है, बट लोअर टिकट साइज में। और जैसे मैंने पहले भी बताया, जो सेल हुआ है वो डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी और जड़ाऊ पोल्की में। ये टाइम थोड़ा वॉक इन्स और जो क्राउड था काउंटर पे वो ज्यादा था। कॉलिन, लास्ट ईयर हम ये जानते हैं कि सोने के प्राइसेस 50-51 हजार के आसपास थे, लेकिन डायमंड अगर हम कैरेट से देखें या 30-40 सेंट्स जो पॉइंटर्स जो हैं, जो हम समझते हैं कि ज्यादा बिकते हैं हमेशा, तो अगर डायमंड प्राइसेस की ही बात की जाए तो पिछले 1 साल में कितना बढ़े हैं? 5 से 10%। लास्ट 1 साल में, द ईयर बिफोर दैट, जो पहला साल था उसमें लगभग 25-30% बढ़ा था। लास्ट साल में 5 से 10% की बढ़ावत आई है, और वो ज्यादा इसलिए थी, डॉलर टर्म्स में शायद इतना नहीं बढ़ा है, बट रुपये में जो रुपया डेप्रिसिएट हुआ उसके कारण उतना बढ़ा है। बट लगभग आप देखोगे तो सारे रिटेलर्स ने इतना रिटेल प्राइस शायद चेंज नहीं किया था ये सीजन में, और अक्षय तृतीया के लिए भी बहुत सारे डिस्काउंट स्कीम्स भी चालू थे। सो जो टिकट साइज आज देख रहे हो, जो 25 से 50,000 जिसमें जो बिक्री हुई है, उसमें डायमंड कंटेंट और रिटेल प्राइस का इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना शायद गोल्ड का इंक्रीज के कारण इम्पैक्ट आया। ओके, और ज्योग्राफीज आप कैसे देखते हैं? अगर हम साउथ इंडिया जो हमेशा ज्यादा ही रहता है, या फिर महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, कहीं पे जहां पर ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया हो? ये साल भी ट्रेंड वैसा ही था। अक्षय तृतीया का ट्रेंड साउथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। चार स्टेट मेन हमारे साउथ के हैं, वहां पे ही ज्यादा सेल था। नॉर्थ थोड़ा स्लो ही था, कि वीक था कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट साउथ वाज स्ट्रॉन्ग। और साउथ में सब दुकान में वॉक इन भी ऐसे क्राउडेड था। जो फोटोग्राफ्स हमारे जो इंडस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं, वो हिसाब से बहुत बहुत क्राउड था, नेशनल चेन्स में और इंडिपेंडेंट ज्वेलर दोनों जगह पे। और ऑनलाइन भी सेल बहुत अच्छा हुआ है वीकेंड पे। सो सब सब चैनल्स में आई वुड से वॉक इन ज्यादा थे, बट
सेंटिमेंट वाज मोर टुवर्ड्स प्राइस पॉइंट ज्वेलरी और जो डायमंड ज्वेलरी है वो हिसाब से। एक और सवाल और ये है कि जब भाव बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर लोग यहाँ पर न्यू ही खरीदते हैं, काफी लोग यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ जाते हैं, अपग्रेडिंग की तरफ भी जाते हैं। आप कहेंगे वो नंबर्स भी ज्यादा थे? हाँ, वो नंबर बहुत स्ट्रांग था और मेरे को लगता है कि ये साल वो स्ट्रांग ही रहेगा अगले 3-6 महीना भी। और देखो इसमें क्या है, दोनों को फायदा है। रिटेलर भी वो अपसेल कर रहा है और उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो प्रोटेक्टेड है, सो उसको भी इतना कुछ इसमें नुकसान नहीं है। और जो कंज्यूमर है उसको नई डिजाइन मिल रही है, सो उनका जो ओकेजन है आज, अगर वो कॉकटेल, वेडिंग, रिसेप्शन, जो भी आज उनका ओकेजन है, एनिवर्सरी है, तो उनको क्या एक नई ज्वेलरी मिल रही है अपनी पुरानी जो 10-15-20 साल पहले ली थी वो एक्सचेंज करके। सो ये बिजनेस स्ट्रांग रहेगा। ये सीजन भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ये एनकरेजमेंट मिलेगा। और अगर आप लास्ट 10-15 दिन भी देखो तो सारे रिटेलर ने पैन इंडिया अपने कैंपेन्स भी वो हिसाब से गियर अप किए थे, क्योंकि थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि सेंटिमेंट थोड़ा वीक है जियोपॉलिटिकल इशू के कारण से, और जो बहुत सारी बैड न्यूज आ रही है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। सो वो हिसाब से सारे रिटेलर ने भी अपने कैंपेन जो थे और जो इन स्टोर ट्रेनिंग भी जो बहुत किया है वो ये एनकरेज करने के लिए किया था। सो ये आई थिंक ट्रेंड अब रहेगा अगले सीजन के लिए। वेल एब्सोल्युटली। एक बात मैं आपको बता सकती हूँ, जहाँ पर कैंपेन्स की बात है, आई वाज ट्रैवलिंग टू हैदराबाद वीकेंड पे, लेकिन मेरी कैब में दोनों तरफ रास्तों में, बोर्डिंग्स में, एयरपोर्ट पे, और क्योंकि हैदराबाद था तो सभी जगह पे सिर्फ ज्वेलरी वाले ही यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर होर्डिंग्स थी एंड क्लियरली जिस तरह के डिजाइन थे दे वर ऑन द डिस्प्ले एज वेल। तो जी हाँ, पूरा ये वीकेंड अक्षय तृतीया के अलावा कुछ ज्यादा हमने एडवर्टाइजिंग के अलावा और कुछ यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। तो योर पॉइंट इज वेल टेकन कि कैंपेनिंग यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन प्राइसेस की भी बात करना चाहेंगे एंड कुणाल कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, क्योंकि कुछ कंसोलिडेशन अब यहाँ पर होती हुई नजर आई है? यस, गोल्ड आफ्टर मेजर रन अप 5,000 5,500 रुपये हमने लास्ट 1.5 महीने में 2 महीने में बढ़ता हुआ देखा है। सो मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे और छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आ सकता है ये मार्केट में। मैं अराउंड 59,900 के आसपास सेलिंग के लिए रिकमेंड करूंगा ये हफ्ते के लिए। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये हफ्ते में 59,500, 59,300 ये सब लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं अभी भी बेरिश नहीं हूँ, बट शॉर्ट टर्म में मुझे एक करेक्शन नजर आ रहा है, गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रहा है। सो सेलिंग करके काम करना चाहिए। नियर टर्म कुछ बिकवाली यहाँ पर देख सकती है तो वो यहाँ पर ट्रेडर्स ध्यान में रखें। लेकिन ये तो बात हुई सोने की। बहुत शुक्रिया कॉलिन साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम एस्पेक्ट्स पे बात भी करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। और कुणाल, यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एक इकलौता यहाँ पर एल्यूमिनियम अभी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जिसने पिछले हफ्ते भी यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। So first regarding aluminum, यूनान प्रोविंस में है, बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स बंद होने के फियर्स है और भी। सो तकरीबन 1 मिलियन टन का प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है फ्रॉम यूनान। सो चाइना का ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें 1 मिलियन टन इज नॉट दैट बिग नंबर। ओवरऑल यूनान से 1.8-1.9 मिलियन टन का प्रोडक्शन आता है एल्यूमिनियम का। सो उसकी वजह से एल्यूमिनियम कैन स्टिल आउट परफॉर्म द अदर मेटल्स। और दूसरे मेटल्स जो हम देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा फेड इज एग्रेसिवली सेलिंग बॉन्ड्स इन द मार्केट। मार्केट में से लिक्विडिटी कम हो गई है। जो एसवीबी बैंक का जो क्राइसिस आया था वो टाइम पे फेड ने तकरीबन $350 से $400 बिलियन का इन्फ्यूजन किया था। उसमें से $140 बिलियन फिर से मार्केट में से उन्होंने निकाले पूरे अप्रैल मंथ में। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग सम प्रॉफिट टेकिंग इन मेटल्स, और मेटल्स उसी की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा है। सो इन स्पाइट ऑफ द पॉजिटिव चाइनीज डेटा, मेटल्स आर नॉट मूविंग अप बिकॉज ऑफ द QT जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स द्वारा, ECB द्वारा, फेड द्वारा चालू है। सो उसके कारण मेटल्स में अपसाइड लिमिटेड है। सो कॉपर 760 के आसपास सेल कीजिए, 750-48 के टारगेट्स के लिए 764 का स्टॉप लॉस रखिए। ऑलराइट, अगर माफ कीजिए एल्यूमिनियम को हटा दिया जाए तो बाकी मेटल्स में अभी भी प्रेशर यहाँ पर बरकरार है। एक और जगह वो है कुणाल कच्चा तेल, जहाँ पर 80 तोड़ने की अब तैयारी लगती है। यहाँ पर क्या क्यूज है? कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जो हमने अपसाइड देखी थी वो ओपेक के प्रोडक्शन कट के बाद देखी थी, बट ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किया है एंटिसिपेटिंग की डिमांड कम होने वाली है आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग QT और हायर इंटरेस्ट रेट उसके कारण। सो मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने मिल सकती है।
6350 के आसपास सेल करके 6270-80 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, बट मेजर क्रैश नजर नहीं आ रहा है ये लेवल से। यानी कि अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर फिलहाल बिकवाली की राय है। अगर आप आजकल के यहाँ पर सेंटिमेंट्स देखें तो लग यही रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। एक फाइनल सवाल, फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है यूएस के लिए कुणाल? I think it will be soft than the expectation. So उसके बाद थोड़ा बहुत डॉलर में कमजोरी आ सकती है। I think it is on tomorrow, Tuesday को है ये डेटा. So we are expecting slightly weaker than expected numbers because of the higher interest rate. ठीक है, तो वो एक लेटेस्ट आंकड़ा है जिस पर बाजार की फिलहाल नजर रहेगी, लेकिन तब तक बिकवाली के साथ यहाँ पर कारोबार किया जाना चाहिए, एटलीस्ट नॉन एग्रो स्पेस में। एग्री में अजय आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजी बरकरार है, काफी ज्यादा कमोडिटीज में बढ़त है, ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ऑन द हायर साइड ऑफ द चार्ट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मनीषा जी, अगर हम देखें तो पूरे एग्री पैक के अंदर पिछला हफ्ता भी थोड़ा सुस्त था और अभी भी हमें लग रहा है कि मार्केट में कोई बड़े ऐसे ट्रिगर्स नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी बनी। कैस्टर में हम देख रहे हैं प्राइसेस में रेंज बाउंड है, बट मसालों के अंदर अगर देखा जाए तो मसालों के अंदर हमने पहले से ही धनिया और हल्दी में तो रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी है, बट जीरे के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चालू है। तो हमें लगता है कि खास करके जो एक बड़ा हाई बना हुआ था बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, एकाएक हमने डिमांड बढ़ते हुए देखा, वो अब कहीं ना कहीं स्टे ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जीरे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, प्राइसेस में करेक्शन ले सकता है, जो 38,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी हुई है। पहले भी हमने देखा 5500 से 5800 के बीच में गवारसी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है और 11,200 से 11,800 के बीच में। तो टाइमिंग कहीं पे भी कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, बट इसबगोल की अगर बात करें तो 2 दिन के लॉन्च के बाद हमने देखा आज भी प्राइसेस पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। फंडामेंटल ये सब के अभी भी स्ट्रांग है, बट जो शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा, तो टेक्निकली लग रहा है कि थोड़ा भी अगर पुल बैक आता है तो इस सब में वापस बाइंग की जा सकती है 26,500 के टारगेट के लिए। बट इन ऑल अगर हम देखें तो जीरे में मुझे लगता है गिरावट रहेगी, इस सब में एक तेजी, और गवार गम दोनों ही रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो वो हैं एग्रो कमोडिटीज और वहां पर एक टॉप ट्रेड्स इस तरह से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लौटेंगे तो करेंगे कमोडिटी की चर्चा, हमारा फोकस रहेगा इस सबको। नमस्कार, कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। और एनसीडीएक्स पर 19 अप्रैल को ईसबगोल का वायदा लॉन्च हुआ और तब से इसमें लगातार तेजी ही देखने को मिली है। लॉन्च के दूसरे ही दिन मई वायदा में अपर सर्किट लगा और अब भी भाव 25,400 के ऊपर बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर किसी कमोडिटी की कीमतों में इतनी ज्यादा तेजी आती है तो क्या फंडामेंटल्स वॉच करने चाहिए, यहां से मुनाफा वसूली या गिरावट, क्या करेक्शन के लिए कैसे तैयार रहें आप, और कमोडिटी वायदा में कैसे होता है निवेशकों को फायदा। FY24 में कैसा रहेगा ईसबगोल का उत्पादन और मौसम का कितना यहाँ पर गहरा संबंध है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद ही हैं। अजय नमस्कार। ईसबगोल आपने कहा भी कि तेजी बरकरार रह सकती है और एनसीडीएक्स में वायदा सभी कह रहे हैं कि थोड़ा देर से लॉन्च हुआ, नहीं तो बहुत पहले से ही लोग यहाँ पर हेज करना शुरू भी कर देते। लेकिन अब जिस तरह की मूवमेंट है और ऐसा माना जाता है कि बहुत तेजी के बाद एक करेक्शन आना संभावित होता है, कैसे हैं ईसबगोल के फंडामेंटल्स, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो जिस दिन से वॉल्टिटी हमने पूरे एग्री पैक में बनते हुए देखे, खास करके इस सब में देखें तो अभी भी प्राइसेस 25,500 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। हमने खास करके अगर 2-3 महीने की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन, हेल स्टॉर्म, जिसकी वजह से काफी क्रॉप डैमेज भी माना जा रहा है कि करीबन 18-20% तक के आसपास का क्रॉप डैमेज था और ये पीक हार्वेस्टिंग पीरियड है खास करके। तो ऐसे टाइम पे वॉल्टिटी भी डेफिनेटली बढ़ती है और पाइपलाइन एम्प्टी होने की वजह से जो एकाएक हमने देखा कि पोस्ट कोविड फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। तो एक्सपोर्टिंग का कमोडिटी हम लगभग 75 से 80% हमारे प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर लॉन्च करना एक काफी कारगर स्टेप रहा है, बिकॉज जब वॉल्टिटी भी बढ़ती है तो खास करके जो ट्रेडर्स होते हैं या स्टॉकिस्ट होते हैं इनको चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि भाव में अगर इनकेस ये लेवल से करेक्शन आ जाता है तो काफी बड़ा जोखिम हो सकता है, खास करके फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज पे आने से एक हेजिंग अपॉर्चुनिटी बनती है और अभी भी आउटलुक जो है वो मनीषा जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अराइवल्स अगर हम कंपेयर करें तो करीबन 21-22% का फॉल दिखा रहे हैं जनवरी के मुकाबले। अभी भी अगर हम देखें तो ये सारे फैक्टर्स ईसबगोल को और स्ट्रांगनेस देता है। मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में 26,500 तक के भी लेवल इजीली दिखा सकता है।
और क्या 26.5 पे फिर एक कैप बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाव 16 से 26 तक की बात अब आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी काफी बढ़त देखने को मिली जा चुकी है। क्या गिरावट जो अराइवल्स में है, कमी जो फसल में है, वो भावों में फैक्टर इन हो चुका है? डेफिनेटली फैक्टर इन हम बोल सकते हैं टाइमिंग, बिकॉज प्राइजेस काफी ज्यादा लीप ले चुका है। बट ध्यान रखिए हमारा जो प्रोडक्शन और कैरी ओवर स्टॉक लगभग माना जाता है कि 1.5 से 2 लाख बैग के आसपास है, और प्रोडक्शन में इस बार प्रोडक्शन अच्छा था, बट जो यील्ड में लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से ये रैली बनी है। तो टाइमिंग टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 26.5 पे जाकर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट कुछ बड़ा फॉल बैक लेगा, बिकॉज अभी हमारे पास 10-12 महीने अभी भी बाकी है नई क्रॉप के लिए, और डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। तो मुझे लगता है एक बार जाके मार्केट कंसोलिडेट करके थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट जो तेजी बनी रहेगी वो पूरे साल भर कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल वही है कि आवक बाजार समझ चुकी है और अगले 10 महीने तक नई फसल आने वाली भी नहीं है, तो आपको पूरा साल इन्हीं नंबर्स के साथ चलाना है। तो जब जब मांग आती रहेगी भाव यहाँ पर बढ़ते भी रहेंगे। जिस तरह का पार्टिसिपेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पे, तो किस तरह का पार्टिसिपेशन फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? किन लोगों को यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहिए और हेज करना चाहिए? क्या केस स्टडी देंगे आप? देखिए पूरे वीसीपीस की बात करें तो सबसे पहले होते हैं फार्मर्स, बिकॉज अभी हम देखेंगे जब वापस सोइंग का पीरियड आएगा तो फार्मर ऊंचे भाव को देखकर सोइंग करने की कोशिश करते हैं। बट होता क्या है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, अच्छे प्रोडक्शन के बाद भाव में गिरावट आती है, तो फार्मर्स फ्यूचर पे भी हेज करके अपने प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉर्पोरेट्स, बिकॉज इनको जब कोई भी पोजिशन बनाना है या प्रोक्योरमेंट करना है तो बहुत टाइम पे प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है। तो एक्सचेंज पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना वर्किंग कैपिटल बचा सकते हैं, बिकॉज बहुत बार होता है जब फिजिकल में बाय करते हैं तो 100% एडवांस पेमेंट देना पड़ता है, जबकि एक्सचेंज के ऊपर खाली मात्रा आपको मार्जिन देना है। तो करीबन मैं अगर 12-15% का भी मार्जिन पकड़ के चलता हूं तो 12-15% के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड व्हेनेवर जब आप फिजिकल मार्केट से बाय करोगे तो फ्यूचर पे ऑफलोड कर सकते हैं। इस ढंग से आप अपनी बाइंग पोजीशन एक्सचेंज के थ्रू बना सकते हैं। एंड लास्ट अगर हम स्टॉकिस्ट की बात करें, जब हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है तो हमको सबसे बड़ी चिंता लगी रहती है कल को भाव में अगर गिरावट आ जाती है तो मेरे स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का यूज करके जो भी आपके पास माल पड़ा है वो एक्सचेंज पे वर्चुअली आप बेच सकते हैं, ताकि अगर भाव में गिरावट आता है तो एटलीस्ट जो फिजिकल में वैल्यूएशन लॉस हुआ है वो फ्यूचर्स के अंदर आपको गेन मिल सकता है, एंड सेट ऑफ करके आप अपनी पोजीशन बनाकर हेज रह सकते हैं। अजय, ऑल्सो बिकॉज इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसबगोल का, ज़्यादातर यहाँ पर एक्सपोर्ट भी होता है, तो अगर वो स्टेक होल्डर्स भी हम यहाँ पर पकड़ें जो प्रोसेसर्स हैं, जो जिनके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, जिन्होंने एक्सपोर्ट करने हैं और जिन्होंने यहाँ पर शायद 20-22 हज़ार में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट के वो लिखे होंगे और भाव अब यहाँ पर 25 पहुँच जा रहे हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ गए हैं, वो लोग कैसे हेज करें? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि अगर आपके कुछ कमिटमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो एक्सचेंज एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करके देता है, बिकॉज यहाँ पे आप मार्जिन्स देकर आप अपने जब भी हम ऑर्डर बुक्स आती हैं तो तुरंत आप एक्सचेंज के ऊपर मार्जिन देकर अपनी पोजीशन ब्लॉक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अब एज एंड व्हेन आप फिजिकल मार्केट से प्रोक्योर करेंगे, अब फॉर एग्जांपल आपने 20,000 पे कुछ आपको प्रोक्योरमेंट की या एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिले, तो आपने तुरंत रूप में एक्सचेंज से बुक कर लिया। एंड फिजिकल में जब आप लेने जाते हैं तो अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से भाव में तेजी आती है और लेट से 25,000 का भाव आ जाता है, तो फिजिकल में आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। जबकि यही चीज अगर एक्सचेंज की बात करें तो आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ, तो एक्सचेंज पे उसका एक प्राइस जंप का एक बेनिफिट मिलता है। तो फ्यूचर फिजिकल मार्केट में आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बाय कर रहे हैं, बट फ्यूचर मार्केट में वही 5,000 रुपए आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो बैलेंस शीट आपका ऑफसेट हो जाता है, आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो 20,000 पे ही ब्लॉक हो जाता है। तो इस ढंग से आप अपनी कमिटमेंट जो एक्सपोर्ट्स के लिए है या फ्यूचर बाइंग के लिए है वो आप एक्सचेंज के द्वारा करके चल सकते हैं। ओके अजय, हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई कमोडिटी हमेशा ज़्यादा चलती है यहाँ पर। पहले हमने गुआर को देखा, उसके बाद कैस्टर में कुछ बहुत चीज़ें निकल के आई, जीरा ऑफ कोर्स एक अंधाधुंध रैली देता हुआ नजर आया है, और अब यहाँ पर इसबगोल है। आगे जाके आपको क्या लगता है कब तक इसबगोल इस तरह से अपना एक जो स्ट्रेंथ है या फिर एक वो प्रोमिनेंट पोजिशन है यहाँ पर ट्रेडिंग में बना के रखेगा?
देखिए जी, हमने डेफिनेटली 6-8 महीने में या साल भर में एक के बाद एक कमोडिटी, जैसे हमने 20-21 में हम देखे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में बड़ी तेजी आई थी, फिर गवार में हमने आते हुए देखा, फिर कॉटन में बनते हुए देखा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बिकॉज ये फंडामेंटली है। आज हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, वेदर कंडीशन की वजह से ना क्रॉप डैमेजेस हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं, यील्ड में ड्रॉप है। तो ये सारे फैक्टर्स है फिजिकल जो मार्केट को प्राइस को अपलिफ्ट कर रहा है। अगर आप खाली इस सब की बात करें तो डेफिनेटली हमने पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो वेदर चेंजेस देखे, यील्ड में ड्रॉप देखा है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा। और मानना ये है कि ये क्रॉप साल में एक बार आती है और बाकी 12 महीना हमें उसी चीज को यूज करना है। तो इस बार हमारा प्रोडक्शन कम है, डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है, जो मुझे लगता है अगले 8-9 महीने तक जब तक नई क्रॉप नहीं आती प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे। नो डाउट स्विंग को देखकर प्राइसेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जाकर अक्टूबर नवंबर में मिल सकते हैं, बट टाइमिंग फंडामेंटल जो है काफी सपोर्टिव है। ऐसा नहीं कि ये खाली प्राइस राइट हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो प्रोडक्शन हमारे कम है और वर्ल्ड वाइड डिमांड इसकी कंटिन्यू बढ़ रही है। जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद है और ज़्यादातर चीज़ें अब यहाँ पर इफ्स एंड बट्स पे हैं, क्योंकि इस बार हो सकता है फसल ठीक ठाक ना हो, लेकिन अगली बार बुआई काफ़ी डिपेंड करेगी कि एल निनो का साल है, मानसून कैसा रहता है। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र भी यहाँ पर भावों में लगातार सपोर्ट है। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स हमारे साथ इस सब गोल पे डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।